हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। तो हम लोग बात कर रहे थे यूपीएसआई हिंदी के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, यूपीएसआई एग्जाम्स हिंदी के प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे। उसी के नेक्स्ट आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां हम देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में इसमें 40 क्वेश्चन हिंदी का आना है सिलेबस के अनुसार। तो उसी को हम देख रहे थे, तो आगे आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप इसको पूरा देख सकते हैं एक साथ। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और आप भी अपने आप को आंकिएगा कि 40 में से कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं और कमेंट करके बताइएगा लास्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे तो दिया गया है कि संयुक्त व्यंजन का उदाहरण इनमें से कौन सा है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है ये बताना है। देखिए, संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे तो कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो एक होता है इसमें से अगर देखेंगे तो पहला होता है छ, दूसरा है त्र, और तीसरा है ज्ञ, और चौथा है श्रा। तो इस प्रकार संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 ही होते हैं टोटल। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ज्ञ जो शब्द है यह संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, बाकी सारे नहीं है, तो आंसर डी ऑप्शन इसके लिए राइट है। आंसर डी ऑप्शन इसके लिए राइट है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है फिसलन क्या है। फिसलन बताना है क्या है, यहाँ पे बताना है। ठीक है, फिसलन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, फिसलन जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये अगर हम बात करेंगे तो किसी भाव, गुण, दशा आदि का जहाँ पे ज्ञान होता हो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होता है, जैसे मिठास है, क्रोध है। ठीक है, फिसलन हो गया इसी में आता है, तो ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप बताना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, ए पार्ट होता है पत्तियाँ। ठीक है, पत्तियाँ हो जाएगा, आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यह मेरी किताब, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार बताइए। यहाँ पे हमें बताना है यह मेरी किताब है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर की बात करेंगे तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यह शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जो अगर हम बात करेंगे तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो यह शब्द यहाँ पे बेसिकली निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है, इसमें से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, कालवाचक अव्यय। क्या कालवाचक अव्यय क्या होता है, तो कालवाचक अव्यय की बात करेंगे तो वह कालवाचक शब्द होते हैं जो समय का बोध कराएं, क्रिया के होने वाले समय का बोध कराते हैं कालवाचक अव्यय। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका आंसर सही है तब। तब शब्द क्या है, कालवाचक अव्यय। तब हो गया, ठीक है, शीघ्र हो गया, जल्द ही, सुबह, शाम, ये सभी क्या होते हैं, कालवाचक अव्यय होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताना। ठीक है, गाड़ी वाला शब्द है, इसमें से कौन सा प्रत्यय है बताइए। तो प्रत्यय जो लगता है वो लास्ट में लगता है मूल शब्द के, तो यहाँ पे वाला शब्द हो जाएगा, गाड़ी के में लगा हुआ है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थक मतलब कि विलोम शब्द बताना है, क्या हो जाएगा। बेसिकली विलोम शब्द बताना, स्तुति का विलोम क्या होता है। स्तुति का विलोम यहाँ पे देखेंगे तो निंदा होता है, जो कि दिया गया है कहाँ, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रशंसा का विलोम क्या होता है, इसका भी निंदा होता है। ठीक है, और अशुभ का विलोम शुभ होता है, तो स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, ये किस प्रकार का वाक्य है। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं का छूना मना है, ये किस प्रकार का वाक्य है, तो यहाँ आप देख सकते हैं निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, मतलब कि निषेधवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, यहाँ छूना मना है। ठीक है, मना शब्द क्या है, यह निगेटिव वाक्य शब्द होता है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है।
वो खाता होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है कि क्रिया से कार्य होने या करने का जहाँ संदेह प्रकट होता है वहाँ संदिग्ध वर्तमान होता है। अब इसमें जो दिया गया है कि वो खाता होगा, मतलब कि कंफर्म नहीं है कि वो खा रहा है या फिर खा चुका है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 आपको ये अनुच्छेद पढ़ के देना है आंसर इसका जो है पैराग्राफ है, और इस गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा वीडियो पॉज करके, और हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वीडियो से कोई गद्यांश से कि विज्ञान को हम भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं। अब गद्यांश जब आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। तो आंसर यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन कौन सी है। इसमें से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बी पार्ट, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण क्यों नहीं कहा जा सकता है। तो आधुनिक मानव विकास को यहाँ पे अगर देखा जाए तो गद्यांश के अनुसार साहित्य कला धर्म आदि मानव चेतना से निर्वासित है, तो इसलिए नहीं कहा जा सकता। तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अलंकार बताना है। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें से बताइए कौन सा अलंकार इसका सही हो जाएगा, कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में। तो चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे अगर देखें तो इसमें रूपक अलंकार है, तुलना किया जा रहा है चरण का कमल के समान। ठीक है, यहाँ पे हरि के चरण को कमल के समान नहीं बल्कि कमल ही मान लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार, डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। तो राष्ट्र कवि का सम्मान इनमें से दिया गया था मैथिली शरण गुप्त को। भारत भारती इनकी रचना है, भारत भारती इनकी क्या है, रचना है, जो कि 1912 में इन्होंने लिखा था, और इन्हीं की रचना पर इन्होंने सम्मान दिया गया था राष्ट्र कवि का। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। इनमें से कौन से रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना यहाँ पे देखें गीतांजलि तो इन्हीं की है, दो बहनें भी इन्हीं की हैं, पोस्ट ऑफिस भी है, लेकिन चंद्रकांता इनकी नहीं है। चंद्रकांता के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन का नाम सुना होगा, देवकी नंदन खत्री का, तो चंद्रकांता इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है, यह बताना है। आवारा मसीहा किसने लिखा है। आवारा मसीहा किसके जीवन पर केंद्रित जो है पुस्तक है, ये बताना। तो ये हो जाएगा शरत चंद्र के जीवन पर केंद्रित है। आवारा मसीहा लिखा किसके द्वारा है गया है, तो यह लिखा गया है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर एक लेखक हैं जिन्होंने लिखा है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, और ये किसके जीवन पर बेसिकली है, तो शरत चंद्र के ऊपर जो है ये लिखा गया है। ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय एक बंगला लेखक थे प्रसिद्ध, तो उन्हीं के जीवनी है इनकी। चलिए अगला क्वेश्चन, लीलाधर जगूड़ी को किस कृत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इनको दिया गया था, उस पुस्तक का नाम है अनुभव के आकाश में चांद। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये कब दिया गया था इन्हें, 1997 में इसके लिए जो है इन्हें प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति, ये रचना किसकी है, किसने लिखा हुआ है। तो इस उपन्यास को लिखा गया है नरेंद्र कोहली के द्वारा। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, नरेंद्र कोहली। इन्हें वर्ष 2012 में इसके लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है। द्रविड़ परिवार की भाषा अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन सी आती है, तो साउथ की भाषाएं जो हैं द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं, जिसमें तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ ये सभी आ जाता है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है। पश्चिमी हिंदी का संबंध जो है किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो इसके लिए हम शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकलती है। ठीक है, यहाँ से 5 भाषाएं जो है बोली जाती हैं।
चलिए ग, ज, च, च, ट, इनमें से तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? ठीक है, तालव्य महाप्राण घोष वर्ण यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है कि इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, कोई भी नहीं, मतलब जो है, क्योंकि तालव्य में अगर देखा जाए तो चा वर्ग आता है, च, छ, ज, झ यहाँ आता है। ठीक है, इसके अलावा या श भी आता है और छोटी ई आता है। महाप्राण में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। चा वर्ग अगर हम लेते हैं तो चा, छ, तो छ आ जाता है दूसरा वर्ग, ये क्या हो जाता है? महाप्राण हो जाता है। ठीक है, चौथा वर्ण आता है समस्तुष घोष वर्ण आते हैं, और इसके बाद घोष वर्ण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। तो चा वर्ग अगर लेते हैं तो चा, छ, ज, झ, इया। ठीक है, च, छ, ज, छ, इया, तो झ के बाद इया, ये सभी क्या है? ये घोष वर्ण आते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा। चा, छा जो छोड़ के, चा, छ छोड़ के, च, छ, ज, झ, इया, तो जा हो जाएगा। ठीक है, जा, जा क्या है? घोष वर्ण है। तो तालव्य चा वर्ण आता है, और अगर महाप्राण की बात करेंगे तो छा हो जाएगा, क्योंकि महाप्राण जो होता है वो क्या होता है? दूसरा और चौथा। तो अगर का लेते हैं तो का, खा में यहाँ पे दूसरा मतलब हो जाएगा क्या? महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, ज होगा नहीं महाप्राण। छ की अगर हम बात करेंगे तो छ महाप्राण होगा, लेकिन ये घोष नहीं है। चा जो है घोष नहीं है। टा की बात करेंगे तो टा जो है क्या है? टा क्या है? टा की अगर हम बात करेंगे तो ट, ठ, ड, ठ, तो ये भी जो है घोष नहीं होगा। तो इसमें से कोई भी नहीं आ रहा है इस प्रकार। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द की अगर बात करेंगे तो प्रेम एक भाव प्रकट हो रहा है यहाँ पे, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, प्रेम क्या है? भाववाचक। इसके अलावा जैसे मोटापा है, थकावट है, ममता है, घृणा है, प्रेम है, चढ़ाई है, सभी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। वर का स्त्रीलिंग, अगले प्रश्न बताना है, वर का स्त्रीलिंग क्या होता है? वर का स्त्रीलिंग वधू होता है, जो कि दिया गया है डी ऑप्शन। ठीक है, दुल्हन शब्द क्या है? दूल्हा का स्त्रीलिंग है। दूल्हा का स्त्रीलिंग दुल्हन शब्द हो जाएगा। बहू का, बहु शब्द जो है वधू का क्या है? तद्भव रूप है। ठीक है, वधू का तद्भव रूप है बहु शब्द। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? इनमें से बेटी का बेटियां, ये बहुवचन दिया गया है। डिबिया का डिबिये दिया गया है। श्रोता का श्रोतागण है। वधू का वधुएं दिया गया। इसमें से जो गलत वाला ऑप्शन है वो कौन सा है? वो डिबिया ऑप्शन है। डिबिया का एक वचन है, इसका जो डिबिया का बहुवचन बनेगा वो बनता है डिबिया, ना कि डिबिये। तो यहाँ पे बहुवचन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 से मैं अपना काम आप करूँगा, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखना। मतलब आपका यहाँ पे हमें सर्वनाम बताना है, किस प्रकार के सर्वनाम के अंतर्गत यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो आप जो शब्द होता है या सर्वनाम है, ये क्या है? एक निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्य में काम करने वाले को कहा जाता है कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। ठीक है, काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसको हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। आंसर ये पार्ट राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? इनमें से विशेषण की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27 का तो डी ऑप्शन हो जाएगा, शांत। शांत शब्द क्या है? विशेषण है। शांत शब्द क्या है? विशेषण है। चलिए क्रमवाचक विशेषण का कौन सा उदाहरण है? इनमें से क्रमवाचक की बात करते हैं तो क्रमवाचक विशेषण इसमें से कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दूसरा। ठीक है, दूसरा शब्द क्या है? क्रमवाचक बता रहा है, क्रम बता रहा है, तो क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। चौथा, दूसरा, पहला, ऐसे भी क्रमवाचक विशेषण है। चलिए आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण की पहचान करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा शब्द जो आया इससे अनिश्चितता बता रहा है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुझे साल भर वेतन नहीं मिला, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो मुझे साल भर वेतन नहीं मिला। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आंसर क्या है इसके लिए? डी ऑप्शन,
कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द, यहाँ पे अगर हम देखें तो ए ऑप्शन सही है, दिवाली तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? दीपावली, तत्सम दीपावली होता है। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? यहाँ पे कौन सा तद्भव शब्द है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी। ठीक है, जुआ, डोरा, धतूरा, ये सभी क्या है? तद्भव शब्द हैं। धतूरा का तत्सम क्या होता है? धरतूर। ठीक है, धरतूर होता है। धतूरा का क्या तत्सम शब्द? धरतूर होता है। डोरा का होता है डोरक, तत्सम शब्द डोरक हो जाएगा। इसके अलावा दिया गया है जुआ, जुआ का होता है दूत, 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 इस तरीके से। चलिए, अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग, अलंकार शब्द में ही उपसर्ग पूछा गया, तो अलंकार में अलम उपसर्ग लगा हुआ है, जो कि ये पाठ में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ? तो लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ प्रत्यय है अक, अक हो जाएगा। शब्द संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि और दो कौन होते हैं? तो स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, और व्यंजन संधि के अलावा और कौन सा होता है? विसर्ग संधि होता है। तो व्यंजन और विसर्ग हो जाएगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। हर रोज में कौन सा समास है? हर रोज में समास की बात करते हैं तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। पहला पद क्या हो? अव्यय हो और प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव कहते हैं। ठीक है, तो हर रोज अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए, कपूत शब्द का पर्यायवाची बताना है। कपूत का पर्यायवाची यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कपूत का पर्यायवाची कुपुत्र होता है, आंसर ए पार्ट राइट है। ठीक है। धूर्त, धूर्त का पर्यायवाची दुष्ट होता है। धूर्त का पर्यायवाची क्या होता है? दुष्ट होता है, दुराचारी होता है, कपटी होता है। राक्षसी का पर्यायवाची पिशाचनी, चुड़ैल इत्यादि होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द की दृष्टि से अंक से संबद्ध नहीं? अंकों से संबद्ध यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो भाग्य होता है, चिन्ह भी होता है, गोद भी होता है, शब्द नहीं होता, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, शब्द इसका संबंधित अंक से नहीं होता। जिसका मूल्य आंका ना जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो जिसका मूल्य आंका ना जा सके उसको क्या कहते हैं? अमूल्य। तो आंसर क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोग ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलेंगे प्रैक्टिस नंबर 9 में, तब तक के लिए थैंक यू।